नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डीएड की एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ चुकी हैं। 25 तारीख से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। टाइम टेबल भी आ चुका है। 25 से 4 जुलाई तक सेकेंड ईयर के पेपर चलेंगे। 25 से 3 जुलाई तक फर्स्ट ईयर के पेपर चलेंगे। तो सेकेंड ईयर वालों के लिए हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पेपर चल रहा है उसमें हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी यूनिट के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर अपन तीसरी यूनिट में पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा के लिए समर्थन तैयार करना। समर्थन का मतलब हमको इसके अंदर ऐसे लोग चाहिए जो समावेशी शिक्षा को समर्थन देते हो कि भाई समावेशी शिक्षा अच्छी है या समावेशी शिक्षा को लागू करना चाहिए। तो यहाँ में अपन जो है 3.1 से लगा के 3.5 तक अपन 5 टॉपिक जो है इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। समावेशन के लिए शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप, समावेशी शिक्षा के लिए मूलभूत साक्षरता, समावेशन के लिए परिवारों को सशक्त बनाना, समावेशी शिक्षा के लिए हितधारकों और स्कूलों को संवेदनशील बनाना और समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक की तैयारी। तो चलिए अपन शुरू करते हैं और सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, समावेशन के लिए शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप। देखिए, आप दो शब्दों का मतलब यहाँ पर समझ लो और इसके बाद में अपन को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर दो शब्द यहाँ पर आए हैं आपके, पहचान और हस्तक्षेप। ठीक है ना। आपके पास में एक शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप, ये दो चीजें यहाँ पर अपन को समझनी है। और दो चीजें यदि आपने समझ ली तो आपका जो है काम यहाँ पर अपना आसान हो जाएगा। कि सबसे पहले तो अपन का जो दिव्यांग कोई भी है, ठीक है ना, दिव्यांग कोई भी है उसकी क्या है कि शीघ्र पहचान होनी चाहिए। मतलब जल्दी से जल्दी हम ये पता लगाएं, जल्दी उसकी पहचान होनी है। जल्दी से जल्दी हम ये पता लगा लें कि ये व्यक्ति जो है वो विकलांग है, मतलब ये व्यक्ति किसी ना किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, दिव्यांग है। ये अपन उसका पता लगा लें। जब आपकी पहचान कंप्लीट हो जाती है, आपको पता लग गया कि ये माना कि बौद्धिक दिव्यांग है या ये आपका एचआई से संबंधित है, बीआई से संबंधित है, एएसडी से संबंधित है, ठीक है ना, ऑटिज्म में है या किसी भी दिव्यांगता में ये है, हमको ये पता चल गया। तो जैसे ही हमको पता चल जाता है, हमको इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए। हस्तक्षेप का मतलब है कि उसकी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली में अपन को देखना चाहिए कि ये बच्चा किस प्रकार से अपना जीवन निकाल रहा है। मतलब ये दैनिक कार्य कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा है तो कहाँ इसको समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं का समाधान हमको करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये दो शब्दों का मतलब आप इस प्रकार से समझ लो कि जल्दी से जल्दी पहचान करनी चाहिए। पहचान करने के बाद में उस दिव्यांगता को दूर करने का या दिव्यांगता से जो उसकी परेशानियां हैं उन परेशानियों को कम करने का प्रयास यहाँ पर हमें करना चाहिए। ठीक है। प्रारंभिक पहचान, प्रारंभिक पहचान माता पिता, शिक्षक, स्वास्थ्य पेशेवर और अन्य वयस्क की बच्चों में विकासात्मक मील के पत्थर को पहचानने और प्रारंभिक हस्तक्षेप के मूल को समझने की क्षमता को संदर्भित करता है। मतलब हमको ये पहचान के अंदर ये अपन को समझना है कि उसका जो विकासात्मक जो तरीका है, विकासात्मक जो ढांचा है, उसका जो डेवलपमेंट है वो कितना हो रहा है। डेवलपमेंट यदि उसका डाउन है, कम हो पा रहा है, तो हमें उससे संबंधित उसकी समस्या का सॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये दो शब्दों के बारे में आप यहाँ पर समझ चुके हैं। तो दो शब्दों को आप समझ जाएंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की जो है वो ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं होगी। अब इसमें शीघ्र पहचान के कई कारण हैं। शीघ्र पहचान करने के कारण क्या है, मतलब हमको क्यों करनी चाहिए शीघ्र पहचान। शीघ्र पहचान करने के कारण क्या है, क्यों करनी चाहिए शीघ्र पहचान। तो चलिए अपन देखते हैं कि क्यों करनी चाहिए शीघ्र पहचान। तो पहला कारण इसमें है कि शीघ्र पहचान से शीघ्र हस्तक्षेप होता है, जिसे उपचार के लिए आवश्यक माना जाता है। यदि आपने किसी बच्चे की दिव्यांगता को जल्दी से जल्दी पहचान लिया तो जल्दी से जल्दी आप उसका क्या कर पाएंगे, हस्तक्षेप कर पाएंगे। मतलब जल्दी से जल्दी उसकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी हम उसकी दिव्यांगता को दूर करने का प्रयास कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया कि जितनी जल्दी पहचान होगी उतनी जल्दी उसका उपचार संभव है। ठीक है। दूसरा, बच्चों को अभी तक शैक्षणिक विफलता का सामना नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए उनके साथ काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि उनमें अभी भी सीखने की प्रेरणा बरकरार रहती है।
आपको पता है कि बच्चों के अंदर किसी नई नई कार्यों को सीखने की जो चेष्टा होती है, अंदर से एक हॉबी होती है, तो वो हॉबी उनकी क्या है कि अंदर होती है, लेकिन उसको पहचान, यदि बच्चा की जो हॉबी है, बच्चे की जो कंडीशन है, उसको टीचर या माता पिता जितनी जल्दी पहचान जाएगा तो उसको हम बरकरार रखा जा सकता है। बरकरार का मतलब उस हॉबी को आप बना के रख सकते हो, उस बच्चे को आगे बढ़ा सकते हो हॉबी के अकॉर्डिंग। और यदि आपको उसका पता ही नहीं लगेगा तो आप उसके बारे में कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। तो पता लगाना बहुत जरूरी है। इतनी कम उम्र में उन्होंने क्षतिपूर्ण रणनीतियां विकसित नहीं की है जो बाद में उपचार प्रक्रिया में बाधाएं पैदा करेंगी। इतनी कम उम्र में उन्होंने क्षतिपूर्ति रणनीतियां विकसित नहीं की है, मतलब यदि कम उम्र है तो उसकी जो क्षतिपूर्ति की रणनीति जो है उसकी विकसित नहीं होती है कम उम्र में, जो बाद में उपचार प्रक्रिया में बाधा पैदा करेगी। यदि आपने किसी भी दिव्यांगता को लेट पहचाना, जल्दी नहीं पहचान पाए, तो आगे जब पता चलेगा तो उसका जो आप उपचार कराएंगे तो उपचार प्रक्रिया में क्या आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। क्यों आ जाएगी बाधा? क्योंकि वो बीमारी जो है वो अपने आगे अगले चरण में पहुंच जाएगी, वो बीमारी अपना एक विकराल रूप धारण कर लेगी, तो उसका उपचार संभव नहीं हो पाएगा। तो जल्दी पहचान करना क्या है, जरूरी है। चौथा कारण क्या है कि शोध से पता चला है कि जिन बच्चों को कम उम्र में मूल्यांकन और उपचारात्मक सेवाएं प्राप्त हुई, वे विकलांगता से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम थे और बाद में सहायता प्राप्त करने वालों की तुलना में उनका पूर्वानुमान बेहतर था। और ये शोध से भी पता चला है कि जिन बच्चों की विकलांगता को जितनी जल्दी पता किया गया, उनकी उपचारात्मक जो सेवाएं उतनी सफल हुई और वो बच्चे जो है वो अपने जीवन को एक अच्छे ढंग से निपटने में, अच्छे ढंग से जीने में वो क्या हो गए, सक्षम हो गए। ठीक है ना? तो इसलिए जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी। अब अपन पढ़ेंगे समय से पहले हस्तक्षेप। समय से पहले हस्तक्षेप। हस्तक्षेप भी आपको पता है कि समय से पहले या समय रहते हुए किया जाए तो शायद किसी भी दिव्यांग बच्चे के जीवन को हम आसान बना सकते हैं। जैसे विकलांग शिशु और बच्चों के लिए कार्यक्रम एक संघीय अनुदान कार्यक्रम है जो राज्यों को विकलांग शिशु और बच्चों, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों और उनके परिवारों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के एक व्यापक राज्यव्यापी कार्यक्रम के संचालन में सहायता करता है। आइडिया का भाग सी 9 दिसंबर 2015। ये इसका स्रोत है कि ये चीज़ें कहाँ से आई। आपको पता है समय से पहले यदि हस्तक्षेप किया गया तो उस बच्चे को और बच्चे के परिवार को हम काफ़ी हद तक जो है वो सहायता प्रदान कर पाएंगे। ठीक है ना? इसके बाद अपन को आती है कि जो आमतौर पर जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान विकसित होते हैं, एक नए कौशल पर केंद्रित होता है। क्या, कौन कौन सी चीज़ें आपको शुरुआत में देखने को वहाँ बच्चे के अंदर मिल सकती हैं? जैसे शारीरिक पहुंचना, लुढ़कना, रेंगना और चलना। यदि बच्चा जो है शारीरिक रूप से यदि दिव्यांग होगा तो आपको पता है कि उसको किसी भी चीज़ में पहुंच में परेशानी आएगी। पहुंच में मतलब जैसे उसको कहीं पर भी जाना है, उसको लुढ़कना है, रेंगना है, चलना है, यदि ऐसी क्रियाएं वो कर रहा है, लुढ़क रहा है, रेंग रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो वहां पर जो है उसको शारीरिक प्रॉब्लम, मतलब शारीरिक रूप से दिव्यांगता उसमें पाई जाती है। ठीक है ना? ये पता लग जाएगा। संज्ञानात्मक यदि है तो सोचना, सीखना, समस्याएं सुलझाना। यदि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो सोच नहीं पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है किसी नई चीज को, समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है, तो ये उसकी संज्ञानात्मक प्रॉब्लम उसके अंदर हो जाएगी। संचार, बात करना, सुनना और समझना। संचार का यदि कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम है तो वो किसी से बात नहीं कर पाएगा, सुन नहीं पाएगा या किसी बात को समझ नहीं पाएगा। सामाजिक, भावनात्मक, खेलना, सुरक्षित और खुश महसूस करना। यदि बच्चा खेल नहीं पा रहा है, अपने आप को सुरक्षित और खुश महसूस नहीं कर पा रहा है, तो उसमें के अंदर सामाजिक और भावनात्मक जो है वो कौशल का अभाव है। स्व सहायता, खाना, कपड़े पहनना। बच्चा अपनी खुद की सहायता नहीं कर पा रहा है। खुद की सहायता से मतलब खुद के कार्यों को नहीं कर पा रहा है, अपने लिए कपड़े नहीं पहन पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है। तो ये यहाँ पर आप इन चीज़ों से बच्चे की दिव्यांगता की पहचान जो है वो कर सकते हो। विकास के प्रत्याशित या अनुमानित पाठ्यक्रम को बदलने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम की शुरुआत जानबूझकर समयबद्ध और व्यवस्थित की गई। पाठ्यक्रम की जो योजना है उसको समयबद्ध किया गया। कैसे किया गया ये यहाँ पर आपको दिया गया है कि निवारक, प्राथमिक और माध्यमिक।
प्राथमिक और माध्यमिक इनकी जो क्लास थी वो निवारक के रूप में आई। निवारक के रूप में मतलब इनकी समस्याओं का निवारण इसमें किया गया। उपचारात्मक, उपचार और सर्जरी। उपचारात्मक में माना कि किसी बच्चे को कोई दिव्यांगता का उपचार करना है तो इसमें अपन को उपचार और सर्जरी भी इसमें शामिल की गई। उपचारात्मक में सहायक उपकरण एवं उपकरण, जैसे कहीं पर किसी बच्चे को माना कि सर्जरी की या दवाई की मेडिकल की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई उपकरण की आवश्यकता है तो उसको वहां पर क्या है कि उपकरण उपलब्ध कराया गया। वैकल्पिक तरीके, वैकल्पिक तरीके यहाँ पर अपन को काफ़ी सारे विकल्प भी बच्चे के लिए मिल जाते हैं कि इनके द्वारा जो है वो हम अपने बच्चे को, दिव्यांग बच्चे को सहायता या राहत पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ अपन को यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन को यहाँ पर ये जो 3 प्राथमिक कारण बताए। प्रारंभिक हस्तक्षेप कभी कभी बच्चे को साथियों के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकता है। किसी असाधारण बच्चे के साथ जल्दी हस्तक्षेप करने के 3 प्राथमिक कारण हैं। यदि आपको किसी भी असाधारण बच्चे के साथ में हस्तक्षेप करना है तो उसके 3 प्राथमिक कारण हैं। कितने प्राथमिक कारण हैं? 3। कौन कौन से? बच्चे के विकास को बढ़ाने के लिए यदि आप सही प्रकार से हस्तक्षेप हो जाता है तो बच्चे का विकास जो है उसको आप सही प्रकार से अच्छे ढंग से आगे तक कर सकते हैं, विकास उसका जल्दी बढ़ता है। परिवार को समर्थन और सहायता प्रदान करना, यदि आप उस बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी प्रकार से कर पाएंगे तो उसके माता पिता और उसका जो परिवार है उस परिवार को क्या होगी? सहायता प्रदान होगी। समाज के लिए बच्चे और परिवार के लाभ को अधिकतम करना, समाज के लिए बच्चे और परिवार के लाभ को, बच्चे और परिवार इन दोनों का जो लाभ है वो समाज के लिए लाभकारी होता है। आपको पता है कि एक परिवार और व्यक्ति से मिलकर के समाज बनता है। यदि व्यक्ति और परिवार सही है, वो डेवलपमेंट अच्छा कर रहा है तो हमारा समाज भी अच्छा डेवलपमेंट करता है। शीघ्र हस्तक्षेप की प्रभावशीलता, इसका प्रभाव क्या रहेगा शीघ्र हस्तक्षेप का? तो प्रभाव में जीवन में बाद में कम विशेष शिक्षा और कम सुविधाजनक सेवाओं की आवश्यकता होगी। यदि आपने शीघ्र हस्तक्षेप कर दिया मतलब जैसे ही बच्चे की दिव्यांगता का आपको पता चला, आपने उसकी समस्या जो है उसका समाधान कर दिया, तो आगे जब वो बड़ा होगा आगे वाले जीवन में उसको सुविधाओं की आवश्यकता कम होगी, मतलब वो अपनी काफ़ी कार्यों को जो है वो खुद कर पाएगा। कम बार ग्रेड में बनाए रखा जाना, है ना, ग्रेड में भी उसको आगे जाके बहुत कम बार बनाया जाए, मतलब कुल मिलाकर आगे का जो जीवन है उसका सुलभ होता चला जाएगा। आगे का जो जीवन है वो सुलभ होता चला जाएगा। कुछ मामलों में हस्तक्षेप के वर्षों बाद भी गैर विकलांग सहपाठियों से अप्रवैध होना, और जब उसका हस्तक्षेप सही समय पर हो जाएगा तो कई वर्षों के बाद भी, मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद भी उसको अपनी विकलांगता से कोई भी परेशानी ऐसा महसूस नहीं होगा कि भाई मैं विकलांग हूँ, मुझे समाज में मुझे दूर रखा जाता है, समाज में मेरा सम्मान नहीं किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें उसके जीवन में नहीं आती है। आप शीघ्र हस्तक्षेप पर फोकस करना है, मतलब आप शीघ्र हस्तक्षेप के अंदर क्या क्या चीज़ों पर फोकस कर सकते हो? तो देखिए स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग आप बच्चे की स्क्रीनिंग करके पता चल सकता है आपको कि भाई इसके अंदर कौन सी दिव्यांगता है, उसके अनुसार उसका क्या समाधान किया जा सकता है। इसके बाद पहचान, पहचान कर सकते हैं आप, जैसे देख के भी पहचान कर सकते हैं, उसके लक्षण देखकर पहचान कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी दिव्यांगता है। विकलांगता या देरी की रोकथाम, विकलांगता या देरी, आपने यदि हस्तक्षेप सही समय पर किया तो आप क्या है कि उस रोकथाम में जो देरी हो रही है उसको आप कम कर सकते हो। जैसे जब पता चलेगा आदमी को तभी तो उसकी बीमारी का इलाज कराएगा, आपने जितना जल्दी पता लग गया तो उतनी जल्दी उसका इलाज हो जाता है। विकास में देरी वाले बच्चे की सकारात्मक संपत्तियों को बढ़ावा देना, विकास में देरी वाले बच्चों की सकारात्मक संपत्तियों को बढ़ावा देना, सकारात्मक संपत्ति जो है वो शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा उनको बढ़ाया जा सकता है। अपने शिशुओं और बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार की क्षमता बढ़ाएं। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा दिव्यांग बच्चा है और यदि आपको उसकी सुविधाएं बढ़ानी है तो ऐसे परिवार की क्षमता हमको सबसे पहले बढ़ानी पड़ेगी। यदि उस परिवार की अच्छी क्षमता होगी तो वो बच्चा जो है वो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर पाएगा। ये अपन की 3.1 के अंदर मैटर था जो आपको पढ़ना है। 3.2 समावेशी शिक्षा के लिए मूलभूत साक्षरता, मूलभूत साक्षरता मतलब उसको बच्चे को समावेशी शिक्षा के लिए कितनी शिक्षा की जरूरत है।
ठीक है ना। भारत में शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी में से एक है, जिसमें देश भर में 1.5 मिलियन से अधिक स्कूलों में 260 मिलियन से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। आज 6 से 14 साल की उम्र के करीब 97% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मतलब हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है, हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था है। यहाँ पर लगभग 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल हैं और उनमें 260 मिलियन से अधिक बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। और 6 से 14 साल की उम्र के 97% बच्चे स्कूल जाते हैं। मतलब 3% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से दूर हैं। बाकी की जो हमारी सरकार के द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा का जो कानून दिया गया है, उसके तहत सभी बच्चे लगभग स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में अपन को जो है मूलभूत साक्षरता के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताना है। इसके बाद मूलभूत साक्षरता, क्या छात्र समझ के साथ पढ़ने में सक्षम हो रहे हैं? मतलब पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो समझ के साथ में पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या वैसे ही पढ़ाई हो रही है, बच्चे का पता ही नहीं है कि वो कुछ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है। तो इसमें अपन को क्या करना है, आपको क्या करना है, अक्षरों को पहचाने। बच्चों से आप अक्षरों की पहचान करवा सकते हैं। यदि बच्चा अक्षरों की पहचान अच्छी प्रकार से कर रहा है, भली भांति कर रहा है, इसका मतलब उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। प्रारंभिक या अंतिम शब्द पहचाने, पहले शब्द, मध्य वाले शब्द, लास्ट वाले शब्द, ऐसे शब्दों की अपन क्या है पहचान करवा सकते हैं। गैर शब्द पढ़ें, गैर शब्द मतलब अलग भिन्न भिन्न शब्दों को अपन उनसे पढ़वाएं। परिचित शब्द पढ़ें, जो शब्द उनको परिचित है, जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, ये सबके परिचित में होते हैं, तो ऐसे शब्दों को पढ़वाएं। समझ कर सुनो, आप कोई भी चीज़ के बारे में आप बताएं और बच्चों से कहें कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझिए और सुनिए। और सुनना कैसे, समझ कर सुनना है। मौखिक रूप से प्रभाव और समझ के साथ पढ़ें। मौखिक रूप से प्रभाव मतलब आप जो बोल रहे हैं उसका जो प्रभाव, प्रभाव मतलब बोलने की जो स्पीड है वो भी आपकी मध्यम होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। और समझ के साथ पढ़ें। जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो ओनली पढ़े ही पढ़े नहीं, उसको समझें भी। यदि इसी प्रकार से ये पॉइंट जो हैं, 6 पॉइंट जो यदि सही चल रहे हैं, इसका मतलब है छात्र क्या है, पढ़ने में सक्षम हो रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो पढ़ने में सक्षम नहीं है। मूलभूत संख्यात्मकता, क्या छात्र संख्या बोध करने में सक्षम हो रहे हैं, जिसमें निम्नलिखित की क्षमता शामिल होती है। अब इसमें अपन को संख्या बोध के बारे में देखना है, क्या वो संख्या बोध में सक्षम है, संख्याओं के बारे में जानकारी उनको है। तो देखिए, संख्याओं को पहचाने, यहाँ पर हमने अक्षरों की पहचान करवाई, यहाँ पर हम संख्याओं की पहचान करवाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अपन को संख्याओं का बोध देखना है, तो अपन संख्याओं की पहचान करवाएं। संख्याओं के बीच भेदभाव करें, आपसे पूछे कि भैया 2 और 3 में कितना भेद है, कितना अंतर है, 10 और 20 में कितना अंतर है, ऐसे भेदभाव उनसे करवाएं। लुप्त संख्याओं को ढूंढें। लुप्त संख्याएं माना कि आपने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर आपने 4 लिख दिया, यहाँ पर आपने 4 लिख दिया, आपसे कहा गया भाई इसमें लुप्त है, एक क्या है, लुप्त है। इस लुप्त संख्या की पहचान करिए। एक आपका हो गया अतिरिक्त समस्याओं का समाधान करें। यदि कोई अन्य समस्याएं बच्चे के सामने आ रही हैं तो उनका समाधान आपको करना है। घटाव की समस्याओं को हल करें, घटाव की कोई समस्या है घटाने, बाकी शब्द समस्याएं हल करें। यदि किसी बच्चे के साथ में शब्दों की समस्याएं आ रही हैं तो उसको अपन को हल करना है। इसके बाद आता है अपन का गेटवे कौशल। गेटवे कौशल, मूलभूत शिक्षा भविष्य की सभी शिक्षाओं का आधार बनती है। जो लोग कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने में विफल रहते हैं, उन्हें बाद की कक्षाओं में पाठ्यक्रम की कठोरता को समझने में कठिनाई होती है। जो मतलब शुरुआत में कौशल प्राप्त नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से, तो आगे जाकर जो है उनको पाठ्यक्रम की कठोरता को समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, उनको आगे वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। समग्र सिस्टम प्रदर्शन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण, सबसे कम प्रदर्शन करने वाले बच्चों के अनुपात को कम करके और यह सुनिश्चित करके कि बहुत कम छात्र हैं जिन्होंने इन मूलभूत कौशलों में महारत हासिल नहीं की है, देश प्रदर्शन के निम्न से मध्यम की ओर बढ़ गए। मतलब जो बच्चे
कम, मतलब उनका जो कौशल है उसमें निपुण नहीं है, उनका जो निम्न स्तर है, उस निम्न स्तर से उस बच्चे को हम मध्यम स्तर की तरफ ले जाएं। ठीक है ना, मध्यम स्तर की तरफ उसको ले जाएं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसको सिखाने का प्रयास अपन करें। समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। समावेशी शिक्षा को आप समझते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में कि समावेशी शिक्षा क्या होती है? एक नॉर्मल बच्चों के साथ में जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको बिठाते हैं वहाँ पर, उनको पढ़ाई कराते हैं, वो समावेशी शिक्षा होती है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है? ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है बढ़ावा देना है। तो आपको समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, मतलब ऐसे स्कूलों को या ऐसी शिक्षा को अपन ज़्यादा बढ़ाएं जिनमें सामान्य बच्चों के साथ स्पेशल बच्चे जो हैं वो अध्ययन कर सकें। दीर्घकालिक लाभ, आपको पता है इन सबके दीर्घकालिक लाभ हैं। दीर्घकालिक का मतलब ऐसे नहीं आज आपने शिक्षा स्टार्ट की समावेशी शिक्षा, आज आपने 10 स्पेशल बच्चों को और 50 सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ने के लिए बिठा दिया और कल आपको उसका कोई बेनिफिट मिल जाए, कल आपको उसका कोई बहुत बड़ा लाभ मिल जाए। तो बड़ा लाभ जो होता है ये दीर्घकालिक होता है, मतलब लंबे समय के बाद अपन को इन बच्चों में सुधार होता है और इन बच्चों की शिक्षा का अपन को बहुत बड़ा फायदा जो है वो मिलता है। ये थ्योरी के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा सा जो पढ़ लें, मेन मेन शब्दों का अर्थ यदि आप समझ जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन का समावेशन के लिए परिवारों को सशक्त बनाना। अब देखिए आपको नाम से ही, इस यूनिट के नाम से ही पता चल गया कि समावेशन के लिए परिवारों को मजबूत बनाने की जरूरत होती है। समावेशन मतलब एक ही जगह सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा देना, ये समावेशन है। तो इन जो बच्चे विकलांग हैं उनका जो परिवार है, उन परिवारों को हमें सशक्त बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। और जब वो मजबूत बन जाएंगे तब जाके वो समावेशन से जुड़ पाएंगे या समावेशी शिक्षा के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले अपन को इसके अंदर कुछ पॉइंट जो हैं वो अपन को देखने हैं कि इसमें अपन को क्या करना चाहिए। कि पालन पोषण और लगाव, जब माता पिता और बच्चों में एक दूसरे के लिए मजबूत स्वस्थ भावनाएं होती है तो बच्चों को भरोसा होता है कि उनके माता पिता उन्हें वह सब प्रदान करेंगे जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए, जिसमें प्यार, स्वीकृति, सकारात्मक मार्गदर्शन और सुरक्षा शामिल है। जब आपको पता है कि कोई भी दिव्यांग बच्चा होता है, यदि उसके माता पिता उसके साथ बहुत अच्छा लगाव रखते हैं, ठीक है ना, उसको समय समय पर सारी सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं इनको भरोसा हो जाता है, इनको क्या हो जाता है? भरोसा हो जाता है, एक विश्वास हो जाता है अपने माता पिता और अपने परिवार के लोगों पर कि ये हमारे जो माता पिता हैं ये हमें आगे बढ़ने के लिए सब कुछ करेंगे, हमें प्यार देंगे, हमें स्वीकृति देंगे, सकारात्मक मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट का मतलब ये हो गया। बाल विकास का ज्ञान, माता पिता जो समझते हैं कि बच्चे कैसे बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, वे एक ऐसा वातावरण प्रदान करने में सक्षम होते हैं जहां बच्चे अपनी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, बच्चे कैसे बढ़ते हैं, बच्चे कैसे विकसित होंगे, मतलब उनका विकास किस प्रकार से होगा। तो ऐसा वातावरण प्रदान करने में सक्षम बच्चे कब होंगे? जब उनके माता पिता या उनका परिवार जो है वो मजबूत होगा। तो माता पिता और परिवार को मजबूत करना बहुत जरूरी है। माता पिता का लचीलापन, जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता माता पिता के लिए महत्वपूर्ण है। माता पिता तनाव को प्रतिबंधित करने और अच्छी तरह से कार्य करने में सक्षम है। उनके अपने बच्चों के प्रति क्रोध और हताशा को निर्देशित करने की संभावना कम होती है। यदि बच्चा जो है वो किसी प्रकार से अपना कार्य कर रहा है, माता पिता उसके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बात पर माता पिता उनके साथ में क्रोध करें, क्रोधित हो जाएं, तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होती हैं। कब नहीं होती हैं? जब माता पिता सशक्त होंगे, माता पिता जब पूरी तरीके से बच्चे के साथ जुड़े होंगे। सामाजिक संपर्क, रचनात्मक सहायक व्यक्तियों और समुदाय के साथ जुड़ाव की भावना रखने में, परिवार बढ़ाने की दैनिक चुनौती का सामना करने में प्रोत्साहन और सहायता मिलती है। सामाजिक संपर्क मतलब जो हमारे माता पिता है वो हमारे समाज के साथ में संपर्क बनाकर रखेंगे यदि वो सशक्त होंगे तो। और यदि माता पिता सशक्त नहीं है, उनकी क्षमता ही नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार से किसी के साथ अपना कोई संपर्क नहीं रख पाएंगे।
आगे अपन देखते हैं, इसके अंदर अगला पॉइंट है माता पिता के लिए सहायता। जो माता पिता भोजन, कपड़े और आश्रय सहित अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की पहचान करने और उन तक पहुंचने में सक्षम है, वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। माता पिता के लिए सहायता, अब कौन करेगा सहायता? जो माता पिता भोजन, कपड़े, आश्रय सहित अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की पहचान करने और उन तक पहुंचने में सक्षम है। मतलब जो माता पिता अपने परिवार के लिए जो भी चीज़ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे बच्चे के लिए खाना चाहिए, बच्चे के लिए पढ़ाना है बच्चे को, या बच्चे के लिए कपड़े चाहिए, बच्चे को रहने के लिए जगह चाहिए, तो ये सारी चीज़ों की यदि वो सुविधा दे सकते हैं, तो ऐसे बच्चे का स्वास्थ्य और कल्याण जो है वो अच्छा होता है और सुनिश्चित हो जाता है। मतलब वो बच्चा अच्छे प्रकार से अपना जीवन निकाल सकता है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह माता पिता को शामिल करना गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा के मामले में यह और भी अधिक प्रासंगिक है, जो औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक व्यापक है और केवल कक्षा की चार दीवारी के भीतर ही नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को एक कक्षा में बिठा दिया चार दीवारी के अंदर तो वहां पर उस बच्चे का विकास हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है ना? यहाँ पर अपन को क्या क्या करना चाहिए उसके लिए? माता पिता का सहयोग न केवल बच्चों के लिए फायदेमंद है, उदाहरण के लिए सभी पक्षों के लिए भी संभावित लाभ है। मतलब माता पिता की इसमें अहम भूमिका होती है बच्चे के विकास के अंदर, विशेषकर दिव्यांगता की स्थिति में। यदि बच्चा नॉर्मल है, आदमी नॉर्मल है, सामान्य, तो वो अपने कार्य खुद कर लेता है। लेकिन यदि बच्चा आवश्यकता वाला है, दिव्यांग है, तो उसको माता पिता की अहम भूमिका होती है। माता पिता अपने बच्चों के साथ बातचीत बढ़ाते हैं, उनकी जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और संवेदनशील बनते हैं, पालन पोषण कौशल में अधिक आश्रित होते हैं। माता पिता जो है वो अपने बच्चे से कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब उन बच्चों से बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, और जो चीज़ की ज़रूरत है बच्चे को उस चीज़ की ज़रूरत को पूरा करते हैं। शिक्षक परिवारों की संस्कृति और विविधता की बेहतर समझ हासिल करते हैं, काम में अधिक सहज महसूस करते हैं और अपने मनोबल में सुधार करते हैं। शिक्षक जो होते हैं वो परिवारों को अपनी संस्कृति और विविधता के बारे में समझ देते हैं, उनको समझाते हैं हमारी संस्कृति कैसी है ना, हमारी संस्कृति के साथ साथ में विविधताओं के बारे में उनको बताते हैं। तो इससे जो हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं या उनका परिवार है, उनका जो समाज है, वो क्या है, एक सशक्त बनता है, सक्षम बनता है। स्कूल माता पिता और समुदाय को शामिल करके समुदाय में बेहतर प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। स्कूल जो होता है वो माता पिता को, समुदाय को, सबको समाज के साथ में मिल करके और लेकर चलता है, उनको समुदाय में बेहतर प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। उस समुदाय के अंदर, समाज के अंदर, उस परिवार की, उस विकलांग बच्चे की क्या करते हैं, एक बेहतर प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास करते हैं, उनका मान सम्मान बनाने का प्रयास करते हैं। अब स्कूलों में माता पिता की भागीदारी क्या है? अब स्कूलों ने ये काम कर दिया, लेकिन स्कूल के लिए माता पिता क्या करेंगे? माता पिता की क्या भागीदारी हो सकती है स्कूल के लिए? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, स्कूल का दौरा करना, कक्षा चिकित्सा सत्रों के दौरान अवलोकन करना, बैठकों में भाग लेना। स्कूल में जब भी कोई मीटिंग हो तो वहां पर माता पिता को जाना चाहिए, स्कूल की व्यवस्थाओं के बारे में देखना चाहिए, स्कूल का दौरा करना चाहिए कि भाई स्कूल में बराबर से पढ़ाई हो रही है नहीं, किस प्रकार से हो रही है, क्या कमियां हैं। अक्सर कुछ शिक्षक दृष्टिकोण पर काबू पाना पड़ता है, उदाहरण के लिए यह महसूस करना है कि माता पिता दखल लेने वाले हैं। कुछ शिक्षक का दृष्टिकोण ऐसा होगा कि ये माता पिता डेली आ जाते हैं, रोजाना आ जाते हैं, हमारी पढ़ाई के अंदर दखल देते हैं, तो उसको आपको सहन करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आप जाना छोड़ दें, आपको फिर भी जाना है, चाहे शिक्षक हमारे बारे में कुछ भी सोचे। स्कूल में माता पिता की भौतिक उपस्थिति महत्वपूर्ण है। फिजिकल रूप से आपको जाना है, ऐसे नहीं घर से अपन ने फोन कर लिया शिक्षक को कि भाई बच्चों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है, शिक्षक ने कह दिया हाँ बढ़िया चल रही, नहीं, आपको अपनी भौतिक उपस्थिति स्कूल के अंदर देनी होती है और वहां पर निरीक्षण करना होता है। शिक्षकों के साथ बेहतर संचार से बच्चे के सामाजिक, शैक्षणिक और विकासात्मक कौशल के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षकों के साथ बेहतर संचार मतलब जो बातों का, विचारों का जो आवागमन है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। यहाँ कुछ विशिष्ट तरीके दिए गए हैं जिनसे स्कूल अधिक अभिभावकों, परिवारों और समुदायों को शिक्षा में शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना? साझेदारी के बारे में जरूरतों, रुचियों और विचारों को निर्धारित करने के लिए शिक्षकों और परिवारों का सर्वेक्षण करना। आपको साझेदारी
के बारे में, साझेदारी मतलब परिवारों को अपन को साथ में लेकर चलना है, तो उसके बारे में अपन को ज़रूरत उनकी क्या है, रुचि कैसी है, उनके विचार कैसे हैं, इनके निर्धारण करने के लिए शिक्षक और परिवारों का सर्वेक्षण करना चाहिए। अपन को सबसे पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि कैसे परिवार हैं, कैसे माता पिता हैं, वहाँ पर शिक्षकों की भूमिका क्या है, शिक्षक कैसे हैं। परिवार अनुकूल नीतियों और कानूनों को विकसित करना और पारित करना। अनुकूल नीति मतलब ऐसी नीतियां बनाएंगे अपन, कैसी नीतियां जो उन दिव्यांग बच्चों के लिए लाभकारी हो, और ऐसी नीतियां बना करके उनको विकसित करना और उनको पारित करना। कानून बनाना आसान होता है, लेकिन उसको पारित करना या उसकी पालना करना ये थोड़ा सा कठिन होता है, तो ये अपन को काम पूरा करना है। स्कूल संकायों के लिए परिवार और सामुदायिक सहभागिता पर व्यावसायिक विकास प्रदान करें। व्यावसायिक विकास अपन को प्रदान करना है। व्यावसायिक मतलब उनको वोकेशनल शिक्षा की प्रति जो है वो आपको ज़्यादा ध्यान देने की जो है वो ज़रूरत होती है। प्रभावी संचार और साझेदारी कौशल पर माता पिता और सामुदायिक हितधारकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। हमारे जो प्रभावी संचार और साझेदारी कौशल पर माता पिता और सामुदायिक हितधारकों के लिए, माता पिता जो होते हैं और सामुदायिक हितधारक मतलब हमारे समुदाय के हितों का ध्यान में रखने वाले जो होते हैं, उनके साथ मतलब हमको प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। स्कूल और स्कूल जिला नीतियों और प्रक्रियाओं पर बेहतर जानकारी प्रदान करें। स्कूल और स्कूल की नीतियों पर भी हमको बेहतर जानकारी जो है यहाँ पर प्रदान करने की जरूरत होती है। इसके बाद अगला पॉइंट अपन का आता है कि प्रभावी संचार उपकरणों का उपयोग करके जानकारी तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करें। आपको सबसे पहले जो उपकरण है आपके, या प्रभावी संचार, संचार का मतलब जो आदान प्रदान करने वाली जो बातें होती हैं, जैसे हम अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचाए, बच्चों की बातों को हम तक, तो इसके बीच में जो हमको उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो उन उपकरणों का हमको प्रभावी व्यवस्था उनकी करनी चाहिए। माता पिता से संपर्क करने और गतिविधियों का समन्वय करने के लिए स्कूल समुदाय संपर्ककर्ताओं को नियुक्त करें। माता पिता की एक्टिविटी क्या है, बच्चे की एक्टिविटी क्या है, माता पिता किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो उनके लिए हमको एक शिक्षक और समुदाय संपर्ककर्ता जो हैं उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। वो उनके घर जाएंगे, माता पिता से बात करेंगे, परिवार के अन्य लोगों से बात करेंगे। शिक्षक और प्रशासक तैयारी कार्यक्रमों में शिक्षा में माता पिता, परिवार और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग करें। शिक्षक और प्रशासक, शिक्षक और प्रशासक, प्रशासक मतलब जो हमारे प्रशासन का प्रधान है, प्रशासन को संभाल रहा है, तो उन कार्यक्रमों में शिक्षा में माता पिता और परिवार समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मतलब उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग करें। माना कि हमारा 5वीं तक का विद्यालय, यदि अपन को और अच्छी शिक्षा की जरूरत है तो हम 8वीं तक के विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, 10वीं तक के विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, 12वीं तक के से संपर्क कर सकते हैं, कॉलेज एजुकेशन में जाके संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपन बात कर सकते हैं। परिवारों, व्यवसायों और समुदाय को स्कूल और परिवार की भागीदारी के अवसरों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करने के लिए एक आउटरीच रणनीति विकसित करें। परिवार, व्यवसाय और समुदाय को स्कूल और परिवार की भागीदारी मतलब हमारे स्कूल और परिवार दोनों की भागीदारी इसके अंदर अपन को सुनिश्चित करनी होती है, क्योंकि परिवार यदि दूर हो जाएगा तो शिक्षक कुछ नहीं कर पाएगा, परिवार कुछ करेगा और शिक्षक कुछ नहीं करेगा तो भी बच्चे के लिए कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। परिवारों को अपने बच्चे की विशेष विकलांगता, उसके प्रभाव और उन बच्चे की क्षमता पर उसके प्रभाव के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। इससे अक्सर निराशा की भावना पैदा हो जाती है। जैसे परिवार में कोई जो बच्चे के माता पिता हैं, बच्चे के माता पिता इतने समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको अपने जो बच्चे की जो दिव्यांगता के बारे में जो अधिक जानकारी है वो नहीं होती है। वो इतना ही जान सकते हैं कि भाई ये बच्चा ऐसी एक्टिविटी करता है। अब ये एक्टिविटी करता है तो ये कौन सी दिव्यांगता के अंदर आता है, इसके उपचार के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनको पता नहीं होता है। अब अपन के यहाँ पर 3.4 आ जाती है, समावेशी शिक्षा के लिए हितधारकों और स्कूलों को संवेदनशील बनाना। हितधारकों मतलब जो हमारे विकलांग बच्चों के हित में कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, एक तो वो, और एक स्कूलों को, इन दोनों को हमें संवेदनशील बनाना होगा। संवेदनशील मतलब इनको बिल्कुल एक्टिव करना होगा। ये जितने एक्टिव होंगे उतना ही समावेशी शिक्षा के अंदर बच्चे को लाभ दिलाया जा सकता है।
ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन देख लेते हैं, ज्यादातर जो है थ्योरी है। अब इसमें देखो विशेष शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर दिखाई गई है, क्योंकि सामान्य बच्चों को जो है सामान्य शिक्षक जो आसानी से पढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि जहाँ पर आ जाती है बात विशेष बच्चे की, तो विशेष बच्चे के लिए एक स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ेगी, मतलब विशेष शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। विशेष शिक्षक जो ट्रेंड होता है, उन बच्चों की दिव्यांगता के बारे में उसको जानकारी होती है, उस दिव्यांगता को कैसे, उसके कष्टों को कम किया जा सकता है, उस दिव्यांगता से बच्चे को कैसे सहायता दी जा सकती है, सारे बारे में जानकारी उसको जो होती है उसको, तो ये जो है विशेष शिक्षा जो है हमारी बहुत जरूरी है। इसके तहत आपको पता है भारतीय पुनर्वास परिषद मतलब आरसीआई, आरसीआई के द्वारा काफ़ी संस्थान भारत के अंदर संचालित हैं। जो आप कर रहे हैं, जैसे डीएड कर रहे हैं आप, तो कोई ना कोई कॉलेज से आप कर रहे हैं, तो वो आरसीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त और संचालित कॉलेज है। तो ऐसे कॉलेजों की स्थापना की गई है जहाँ पर हम सभी लोग जो हैं वहाँ पर एक एजुकेटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और आगे ऐसे बच्चों को जो है हम शिक्षा देने का काम करने वाले हैं। कक्षा और विशेष शिक्षक, कक्षा के वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ेगा। कक्षा में सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, कक्षा में कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं, दीवारों पर क्या बना हुआ है, वहां पर पढ़ने का वातावरण कैसा है, बैठने की व्यवस्था कैसी है ना। इसके बाद में आपका विषय शिक्षक, आपका सब्जेक्ट टीचर कैसा है, उसका पढ़ाने का तरीका कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक का व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि टीचर का व्यवहार कैसा है, वो टीचर जो है वो बच्चे के साथ में किस प्रकार का बिहेव करता है। यदि वो अच्छा बिहेव करके बच्चे को प्रभावित कर लेता है अपने शिक्षण से, तो उस दिव्यांग बच्चे को काफी हद तक शिक्षा दी जा सकती है। तो ये दोनों चीजों का भी बड़ा महत्व यहाँ पर होता है। एक समकक्ष लोग, समकक्ष लोग का मतलब है कि जो हमारे इस चीज से जुड़े हुए हैं, जैसे माना कि विद्यालय का पूरा स्टाफ जुड़ा हुआ है, शिक्षक जुड़े हुए हैं, है ना, उसके माता पिता जुड़े हुए हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उसके समाज के लोग हैं, उसके पड़ोसी हैं, उसके रिश्तेदार हैं, ये सब कुछ हमारे उस बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये समकक्ष के जो लोग हैं, इनका व्यवहार कैसा रहेगा उस बच्चे के प्रति, ये कैसे दृष्टिकोण से पेश आएंगे, जैसे उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। काफ़ी लोग जो हैं उसके परिवार में अपने दिव्यांग बच्चों को आ, उनकी अपेक्षा करते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, कोई रिश्तेदार घर में आता है उसको दूर बिठा देते हैं। तो ये समकक्ष के लोगों का व्यवहार भी यहाँ पर मायने रखता है। इसके बाद अभिभावक, अभिभावक तो आपको पता है कि मूल मूल जो भूमिका होती है उसमें माता पिता और शिक्षक की होती है। तो अभिभावक के अंदर माता पिता आ जाएंगे, तो माता पिता की भूमिका भी हमारे बच्चे के लिए जो है इम्पोर्टेंट होती है। स्कूल प्रशासक, स्कूल का जो हेड है, स्कूल के प्रशासन को जो संभालने वाला व्यक्ति है, वो कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, स्कूल का मैनेजमेंट किस तरीके से उसने संभाल रखा है, टीचरों की कैसी कैसी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, कैसे बच्चों को कैसी शिक्षा वो दे रहा है, तो ये सारा कुछ भी उस प्रशासक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजों के बारे में अपन को क्या आराम से लिख सकते हो आप। इसके बाद हमारे पास में समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक की क्या तैयारी होती है। अब देखिए शिक्षक की तैयारी क्या होती है, कि आपको पता है कि शिक्षक जो है वो दो तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है। मेरे सामने माना कि 10 बच्चे बैठे हैं, 8 बच्चे सामान्य हैं, 2 बच्चे भी मेरे पास स्पेशल हैं, मतलब 2 बच्चे भी मेरे पास दिव्यांग है, चाहे एक बच्चा भी दिव्यांग है या आधे बच्चे दिव्यांग हैं, कितने भी हैं, लेकिन मेरे पास दो तरह के बच्चे बैठे हैं। तो वहां पर शिक्षक की क्या तैयारी होगी, शिक्षक की वहां पर क्या तैयारी होगी। तो यहाँ पर देखिए अपन को थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक की क्या तैयारी होगी, कि शिक्षकों की स्थिति और उनकी कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए काम करके उनकी भूमिका को सुदृढ़ करें, उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती के लिए तंत्र विकसित करें, योग शिक्षकों को बनाए रखें जो विभिन्न सीखने की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील। तो सबसे पहले तो ये स्थिति आएगी कि शिक्षक कौन नियुक्त किया जाए, शिक्षक की नियुक्ति। तो यहाँ पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए जो प्रशिक्षित हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ही ट्रेंड किए गए हैं, प्रशिक्षित किए गए हैं। ठीक है। विभिन्न छात्र आबादी को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को उचित कौशल और सामग्री से लैस करके प्रशिक्षित करें, और स्कूल स्तर पर व्यावसायिक विकास समावेशन के बारे में पूर्व सेवा प्रशिक्षण और ध्यान देने योग्य निर्देश जैसे तरीकों के माध्यम से शिक्षार्थियों की विभिन्न श्रेणियों की विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करें। व्यक्तिगत शिक्षार्थी का विकास और ताकत,
मतलब एक शिक्षक जो ट्रेंड होगा, जो पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित होगा, वो बच्चे की पूरी व्यक्तिगत विकास पर, उसका डेवलपमेंट करने में पूरा ध्यान यहाँ पर देगा और अपना पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति जो है उस बच्चे के लिए लगा देता है। तो वो शिक्षक ऐसा नियुक्त अपन को करना चाहिए। इसके बाद अन्य बातों के साथ साथ पर्याप्त संसाधनों के प्रावधान के माध्यम से समावेशी शिक्षा प्रथाओं पर शिक्षकों के सेवा पूर्व और व्यावसायिक प्रशिक्षण में तृतीयक शिक्षा की रणनीति भूमिका का समर्थन करें। तृतीयक शिक्षा मतलब अपन को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी बच्चों को साथ के साथ में देना चाहिए। आप एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में अपन उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देते रहें, अतिरिक्त शिक्षा उनको देते रहें, जिससे कि वो अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। समावेशी शिक्षा से संबंधित शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करें। यदि बच्चा किसी चीज को सीखने में कठिनाई आ रही है बच्चे को, तो उसमें कोई आप नवीन अनुसंधान करें। नवीन अनुसंधान मतलब ऐसी कोई नई टेक्निक लेकर आए, नई टेक्निक लेकर ऐसी आए जो बच्चा जो है वो तुरंत उस चीज को समझ जाए और वो इंटरेस्टेड भी हो। तो ये भी एक शिक्षक के ऊपर डिपेंड करेगा। स्कूल प्रशासकों को सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने और अपने स्कूलों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के कौशल से लैस करें। मतलब स्कूल का जो प्रशासक है, जो मैनेजमेंट जो संभाल रहा है, मैनेजमेंट जो देख रहा है, तो वो समावेशी शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे। मतलब विशेष बच्चे जो हैं, दिव्यांग बच्चे जो हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ में बिठा करके उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि वो बच्चे अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करें। संघर्ष के समय शिक्षार्थियों, शिक्षकों और स्कूलों की सुरक्षा को ध्यान में रखें। यदि कोई संघर्ष मतलब कोई ऐसा माहौल बन जाए जो बेकार माहौल हो, तो उस समय अपन को शिक्षक और बच्चों, इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और विशेष रूप से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहनी चाहिए, स्कूल प्रशासक की होनी चाहिए। तो ये चीज अपन को इसके अंदर देखने को मिलेगी बस। और ये अपन की तीसरी यूनिट यहाँ पर जो है वो समाप्त हो जाती है। यूनिट नंबर 4 और 5 दो की वीडियो, और हम 2 वीडियो आपको बना के दे देंगे, तो ये समावेशी शिक्षा का आपका जो पेपर है वो समाप्त हो जाएगा। अब आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है। पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।